हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, ये हमारी नई सीरीज का 4th लेक्चर है एंड इस सीरीज में हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पिछले 5 सालों के प्रीलिम्स के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। एंड दोस्तों, क्योंकि अभी प्रीलिम्स 2021 बस आने ही वाला है, तो ये आप लोगों के लिए ये सीरीज काफी हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, इससे पहले हम ऑलरेडी पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप उसको सबसे पहले देखिए, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। एंड दोस्तों, इस लेक्चर में हम आर्ट, कल्चर एंड हिस्ट्री के पिछले 5 सालों के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। एंड दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आपको टेंशन नहीं लेना कुछ भी, आप कमेंट सेक्शन में हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं एंड हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में उसे सर्कुलेट कीजिए, उसको स्प्रेड कीजिए, ताकि हमारे सारे अपडेट्स, हमारे कोर्सेज आप सबको टाइमली अवेलेबल हो जाएं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2016 के प्रीलिम्स की। एंड फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। फर्स्ट, एरीपट्टी, उसमें लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वाज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक। सेकंड स्टेटमेंट है तेन्यूर्स, विलेजेस डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और ए ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स। थर्ड स्टेटमेंट है घटिकाज, कॉलेजेस जनरली अटैच्ड टू द टेंपल। दोस्तों, ये एक बाउंसर क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत कम लोगों को इसका आंसर पता होगा। दोस्तों, हिंदी में अगर बात करें तो एरीपत्ती ऐसी भूमि जिसमें मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। सेकंड स्टेटमेंट है तनियूर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। और थर्ड स्टेटमेंट है घटिका, प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। अब दोस्तों, ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। दोस्तों, तनियूर चोला एम्पायर में लार्ज विलेजेस को बोला जाता था। एंड दोस्तों, साउथ इंडिया में एरीपत्ती का मतलब यही था कि ऐसी लैंड जिससे कुछ रिवेन्यू विलेज टैंक की मेंटेनेंस के लिए रखा जाता था। एंड घटिकाज ऐसे कॉलेजेस होते थे जो कि टेंपल्स के साथ अटैच किए जाते थे। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें पूछा गया है कि मेडिवल इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में ये अरगट्टा जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, ये एक वाटर व्हील था जो कि इरिगेशन में यूज होता था। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, इसको बोला जाता था अरगट्टा। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। फ्रेंड्स, अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे अवर पास्ट पार्ट 2, तो उसमें ये डायग्राम बनाया गया है। ये क्या है? पर्शियन व्हील, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दिस इज पर्शियन व्हील। बट दोस्तों, इसका इंडिया में इसको बोला जाता है अरगट्टा, जो कि कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ। और दोस्तों देखिए, इसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना है एनसीईआरटी का एंड थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के इंटरनेट का भी यूज करना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज एंड एपिक टेल्स वाज द प्रोफेशन ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग। मतलब भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए, श्रमण, परिव्राजक, अग्रहारिक एंड मागध। एंड फ्रेंड्स, इसका आंसर है मागध। दोस्तों, गुप्ता पीरियड में मागध लोग हुआ करते थे जिनका ये काम होता था। एंड दोस्तों, इसका सोर्स क्या है? रोमिला थापर की जो बुक है उसमें इस चीज को मेंशन किया गया है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत इन 1907। दोस्तों, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अगर आपने एनसीईआरटी या फिर स्पेक्ट्रम सही से पढ़ी हो तो आप इसका तुरंत आंसर दे पाएंगे। पूछा गया है कि 1907 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था उसका मुख्य रीजन क्या था। तो दोस्तों, इसका आप सबको पता होगा, इसका रीजन क्या है? एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, जो चरमपंथी थे और जो नरमपंथी थे उनके बीच में इश्यूज थे,
ठीक है, जो चरमपंथी थे वो ये मानते थे कि मॉडरेट्स का मेथड सही नहीं है, उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है कि द प्लान ऑफ सर स्टेफर्ड क्रिप्स इन वाइसेज दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मतलब दोस्तों क्रिप्स मिशन जो कि मार्च 1942 में भारत आया था, क्रिप्स जो क्रिप्स प्लान था मार्च 1942 का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि इसमें इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाना था। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पेक्ट्रम से ये क्वेश्चन लाया गया है। दोस्तों मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था और उसका ऑब्जेक्टिव, काफी सारे ऑब्जेक्टिव थे, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये था कि एक इंडियन डोमिनियन वहां पे होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एक मैं बोलूंगा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको आप बाउंसर भी आप मान सकते हैं। रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्ण देवा द रूलर ऑफ विजयनगर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जी हाँ दोस्तों, विजयनगर के जो शासक थे कृष्ण देवा, उनके राज्य में टैक्सेशन सिस्टम को लेके दो कथन दिए गए हैं। फर्स्ट है द टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। जमीन की गुणवत्ता के आधार पर टैक्स रेट को फिक्स किया गया था। एंड दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप पेड एंड इंडस्ट्रीज टैक्स। प्राइवेट ओनर्स में निजी स्वामी, कारखानों के जो निजी स्वामी होते थे उनको औद्योगिक कर देना होता था। दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। एंड फ्रेंड्स ये जो विजयनगर एम्पायर था इसमें विलेजेस को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था टैक्स के पर्पज से। ब्राह्मदेया विलेजेस, देवदाना विलेजेस, मथापुरा विलेजेस, सर्वमान्य विलेजेस, कोडागी लैंड्स, रक्त कोडागी लैंड्स एंड गुट्टागी लैंड्स एंड बाकी जो भी बचता है रेस्ट ऑफ द विलेजेस। और एंड दोस्तों ये कृष्ण देवा वाला जो साम्राज्य था ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? दोस्तों इसका आंसर क्या है? बी, मालविका अग्निमित्रा। दोस्तों ये कालिदास ने लिखा था। एंड दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्टली जो एंशिएंट हिस्ट्री की बुक है आर.एस. शर्मा वहां से लिया गया है। दोस्तों आप जानते हैं कि कालिदास बहुत ही फेमस उन्होंने प्ले लिखे हुए जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम है, विक्रम उर्वशिया है एंड मालविका अग्निमित्रा है। एंड मालविका अग्निमित्रा में यही सब चीजें दी गई हैं जिसके बारे में सवाल पूछा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट, सिद्धार्थ ऑफ तमिल रीजन वर मोनोथिस्टिक, मतलब एकेश्वरवादी, एक ही ईश्वर को पूजते थे। एंड कंडेम्ड आइडोलेट्री, मतलब मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया। सेकेंड स्टेटमेंट है लिंगायत ऑफ कन्नड़ा रीजन क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, मतलब पुनर्जन्म की थ्योरी को उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की, जाति उपक्रम को उन्होंने रिजेक्ट किया। दोस्तों ये दोनों ही क्वेश्चन सही हैं और ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा गया है। तो दोस्तों आप देख लीजिए एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। एंड दोस्तों अगर आप एनसीईआरटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो कर्नाटका में 12th सेंचुरी में बासावन्ना के फॉलोअर्स थे वीर सेवा एंड लिंगायता। एंड ये जो लिंगायत थे ये कास्ट को रिजेक्ट करते थे, पोल्यूशन प्योरिटी प्रिंसिपल को रिजेक्ट करते थे, थ्योरी ऑफ रीबर्थ को रिजेक्ट करते थे। एंड सेकंड जो सिद्धार्थ थे वो तमिल रीजन में थे जो कि एकेश्वरवादी थे एंड उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जिसमें पूछा गया कि बंजारास ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर जनरली, मतलब भारत के इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? दोस्तों अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी भी ना हो तब भी आप इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? ट्रेडर्स, ये व्यापारी थे। एंड आपने बहुत सारी पिक्चर्स में भी देखा होगा बंजारास को। एंड दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 7 पेज नंबर 95 में इस चीज को मेंशन किया गया है कि बंजारा। अब दोस्तों देखिए आपको एनसीईआरटी की हर लाइन पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है और जो भी उसमें इंपॉर्टेंट की वर्ड्स है उसको हाईलाइट करना है। दोस्तों उसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है कि हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डेसिफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्पर अशोका। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था। दोस्तों ये भी एनसीईआरटी से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है एंड इसका आंसर क्या है, जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने 1837 में ये चीज की थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अडॉप्टेड एज मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द, मतलब स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। दोस्तों ये भी एनसीईआरटी एंड स्पेक्ट्रम से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया, जिसका आंसर क्या है, ए एजुटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1906। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, उसमें स्वदेशी एंड बॉयकॉट का अडॉप्ट किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, मतलब बोधिसत्व का संबंध बुद्धिज्म के हीनयान संप्रदाय से है। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बोधिसत्व बिलोंग करता है महायाना से। ठीक है दोस्तों, 1 गलत है, मतलब दोस्तों ए गलत हो गया एंड डी गलत हो गया। अब दोस्तों सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि बोधिसत्व इज ए कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन सही है। थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है कि बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज ओन साल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिमेंट बीइंग्स ऑन देयर पाथ टू इट। दोस्तों ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं दोस्तों आपको, तो बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। दोस्तों बोधिसत्व का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जो कि दूसरों के भले के लिए खुद का एनलाइटनमेंट चाहता है। एंड दोस्तों और इस एनलाइटनमेंट को डिले भी कर देगा अगर उसकी जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों यही सवाल पूछा गया है। एंड दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। अगर आपको एनसीईआरटी आपने सही से पढ़ी हो तो भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपने नितिन सिंघानिया सही से पढ़ी हो तब भी ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। दोस्तों ये दोनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि सत्य शोधक समाज का संगठन किस हेतु किया गया था। दोस्तों आप जानते हैं कि 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज का संगठन किया था। एंड ये एंटी कास्ट मूवमेंट था महाराष्ट्र में, एक जाति विरोधी आंदोलन था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया है कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रपोजल्स किस संबंध में थे। दोस्तों आप जानते हैं कि 1917 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रपोजल दिए गए थे और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, संवैधानिक सुधार थे। एंड दोस्तों एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये लक्ष्मीकांत में भी शुरुआती चैप्टर में दिया गया है एंड स्पेक्ट्रम में भी ये चीज दी गई है। तो दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा गया है कि अजंता एंड महाबलीपुरम जो कि दो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनमें क्या समानताएं हैं। पहला स्टेटमेंट कि दोनों एक ही काल में बिल्ट किए गए थे। दोस्तों आप जानते हैं कि अजंता महाराष्ट्र में है एंड महाबलीपुरम का है तमिलनाडु में। दोस्तों अजंता का जो कंस्ट्रक्शन था वो 2nd सेंचुरी बीसी से 5th सेंचुरी सी तक था, काफी लंबा इसका कार्यकाल था। और जो महाबलीपुरम था ये 7th एंड 8th सेंचुरी में इनको बनाया गया था। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन। दोस्तों ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अजंता का ताल्लुक बुद्धिज्म से था जबकि महाबलीपुरम का ताल्लुक था हिंदुइज्म से। बोथ हैव रॉक कट मोन्यूमेंट्स, मतलब दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। दोस्तों ये ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 ओनली। एंड दोस्तों ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट, वहां पे ये डिटेल में इस चीज को समझाया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा गया है कि 3 कमिटीज या एसोसिएशन दिए हुए हैं और पूछा गया है कि केशव चंद्र सेन इनमें से किससे एसोसिएटेड थे। तो दोस्तों कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी, इससे वो एसोसिएटेड नहीं थे।
बाकी दो, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन एंड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इन दोनों से उनका संबंध था। दोस्तों ये भी एक बाउंसर था, ठीक है। एंड दोस्तों बाउंसर को छोड़ देने में ही भलाई है, अगर आपको वो क्वेश्चन सही से नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिए, वरना बिना मतलब नेगेटिव मार्किंग होगी। अब दोस्तों जो कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी थी, उसमें राजा राममोहन राय, द्वारका नाथ टैगोर एंड विलियम एडम जुड़े हुए थे। 1823 में इसको बनाया गया था। एंड जो टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन है वो 1868 में बनाई गई थी, और इसको फाउंड किया था केशव चंद्र ने, और इसी के बारे में सवाल पूछा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द काकाटिया किंगडम। काकाटिया राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन कौन सा था। फ्रेंड्स ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, मोटूपल्ली। दोस्तों ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्को पोलो ने पोर्ट को विजिट किया था। एंड दोस्तों ये दिया हुआ है, रोमिला थापर की जो बुक आती है उसमें ये चीज मेंशन की गई है। तो दोस्तों ये भी एक बाउंसर है, सब लोग इसको नहीं कर पाएंगे, तो इससे चिंता वाली कोई बात नहीं है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा सही है। पहला, स्वतंत्रिका एंड समतिया वर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म, मतलब जैन धर्म के संप्रदाय थे स्वतंत्रिका एंड समितिया। दोस्तों ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये बिलोंग करते थे बुद्धिज्म से। सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है कि सर्वास्तिवादीन held that the constituent of phenomena were not only momentary but existed forever in a latent form, मतलब सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि फिनोमिना के अवश्य पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है। एंड दोस्तों ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एंड अगर आपको पता है तो आप कर पाएंगे, नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू ओनली। एंड फ्रेंड्स प्रीलिम्स मेंस के लिए जैनिज्म बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो इंटरव्यू में भी आपसे जैनिज्म बुद्धिज्म से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को आप अच्छे से कवर कीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा गया है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरची, इसका मतलब क्या है। दोस्तों आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919, उसमें प्रोविंस को दिए जाने वाले सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया था। एक तो था ट्रांसफर्ड और दूसरा क्या था, रिजर्व। एंड जो ट्रांसफर्ड थे उसमें गवर्नर विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो काम करेंगे और ये चीजें लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। जबकि रिजर्व में ऐसा नहीं था, वहां पे पूरा काम गवर्नर के पास था। तो दोस्तों इसी सिस्टम को बोला गया था डायरकी। एंड इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज, मतलब प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन, यही कहा जाता था डायरकी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा गया है कि द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इलस्ट्रेट पेंटिंग एट, ये कहां पर है, बोधिसत्व पद्मपाणि। दोस्तों इसका आंसर क्या है, अजंता। एंड फ्रेंड्स ये जो आपकी एनसीईआरटी है एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, उसमें साफ साफ दिया गया है, देखिए ये डायग्राम वहां पे बनाया हुआ है, पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता केव नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि चनिहा साई फेस्टिवल सिंधियों का फेस्टिवल है। दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड, नंदराज जाट यात्रा, दोस्तों ये गोंड का नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में जो गढ़वाल एंड कुमाऊं रीजन है वहां पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। एंड वारी वरकारी, दोस्तों ये संथल से बिलोंग नहीं करते हैं, ये बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र में, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, वन ओनली। दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर सन टेम्पल, सूर्य मंदिर के कहां पे, यहाँ पे है। तो दोस्तों तीन ऑप्शन दिए गए हैं, अरसावल्ली, अमरकंटक, ओमकारेश्वर। दोस्तों मैंने इसको कैसे देखता हूं दोस्तों, आप जानते हैं कि ओमकारेश्वर जो है वो भगवान शिव के लिए फेमस है ना। तो अगर आप ऑप्शन 3 को एलिमिनेट करेंगे तो आप देखेंगे कि केवल एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन ए, जो वो वही सही आंसर है। और दोस्तों वैसे अरसावली में ही सन टेम्पल है, ये आंध्रा में पड़ता है। एंड अमरकंटक में सन टेम्पल नहीं है। दोस्तों अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की, जिसमें पूछा गया है 3 इवेंट्स दिए गए हैं और बताना है कि
उनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या है, कौन सी पहले हुई थी, कौन सी बाद में हुई थी। पहला, म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी। रॉयल इंडियन नेवी में जो गदर हुई थी दोस्तों, आप जानते हैं ये 1946 में हुई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 का आंदोलन है। एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन दोस्तों, ये 1931 में हुआ था। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछा गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। दोस्तों अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 24 की, जिसमें पूछा गया है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ बटलर कमेटी ऑफ 1927, 1927 में जो बटलर कमेटी अपॉइंट की गई थी, उसका उद्देश्य क्या था। दोस्तों ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया स्पेक्ट्रम से। दोस्तों स्पेक्ट्रम मॉडल इंडिया के लिए सिंगल सोर्स है, आपको इसकी एक एक लाइन अच्छे से पता होनी चाहिए। एंड दोस्तों इसका आंसर क्या है, डी, टू इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स, मतलब भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना इस कमेटी का उद्देश्य था। दोस्तों अब बात करेंगे नए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है और हमें बताना है कि उनके फाउंडर सही दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं। पहला, राधाकांत देव, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड, गजलू लक्ष्मी नरासू चेट्टी, फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा, दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड दिया हुआ है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, दोस्तों ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। एंड दोस्तों अगर आपको डिटेल में इसमें जानना हो तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा मेंशन किया हुआ है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में बनाई गई थी और इसमें राजा राधाकांत देव इसके प्रेसिडेंट थे। एंड जो मद्रास महाजन सभा थी वो 1884 में इसको बनाया गया था और इससे जुड़े हुए लोग कौन से थे, वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंदाचार्य। एंड इसमें गजलू लक्ष्मी नरासू चेट्टी शामिल नहीं थे, उनका संबंध था मद्रास नेटिव एसोसिएशन से। एंड दोस्तों इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस ने बनाई थी। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें हमें आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उनके बीच में डिफरेंसेस दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली एनसीईआरटी जो आरएस शर्मा की आती थी एंशिएंट इंडिया, उससे पूछा गया है। दोस्तों इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है कि द ऋग्वेदिक आर्यंस दे यूज्ड कोट ऑफ मेल, मतलब कवच एंड हेलमेट, युद्ध के समय वो कवच एंड हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो ऐसा नहीं करते थे। दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड दिया गया है कि ऋग्वेदिक आर्यंस उनको गोल्ड सिल्वर कॉपर के बारे में पता था, जबकि इंडस वैली के लोगों को केवल कॉपर एंड आयरन के बारे में पता था। दोस्तों देखिए ये जितने भी स्टेटमेंट ऐसे हैं जहां पे ओनली, एवरी, ऑल, इस तरह के वर्ड यूज किए जा रहे हैं, दोस्तों आप इनको अच्छे से पढ़ा कीजिए, क्योंकि 99% केसेस में ये स्टेटमेंट गलत होते हैं। दोस्तों ये भी गलत है क्योंकि जो इंडस वैली के लोग थे उनको गोल्ड के बारे में पता था। दोस्तों तीसरा स्टेटमेंट दिया गया कि ऋग्वेदिक आर्यंस ने हॉर्स को डोमेस्टिकेट कर लिया था, मतलब घोड़े को पालतू बना लिया था। whereas there is no evidence of Indus Valley people having aware of this animal, मतलब इस बात का कोई भी साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस पशु से परिचित थे। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आप जानते हैं कि इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, वन ओनली। दोस्तों आप जानते हैं कि सुरका तोड़ा वहां पे, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट था, वहां पे घोड़े के अवशेष मिले थे। दोस्तों देखिए द रिमेन्स ऑफ द हॉर्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम सुरकोताड़ा बिलोंगिंग टू अराउंड 2000 BC। तो दोस्तों इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 गलत हो जाएगा। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, जिसमें मणिपुर के संकीर्तना के बारे में पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज ए सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस, दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, सिंबल्स मतलब करताल, इसको हिंदी में बोलते हैं करताल, आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन द परफॉर्मेंस, दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें ड्रम्स का भी यूज होता है। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि इट इज परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण की लाइफ को इसमें बताया जाता है। दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है। एंड दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है नितिन सिंघानिया से, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3, बी ऑप्शन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की, जिसमें पूछा गया है कि जो रियोतवाड़ी सेटलमेंट था
वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? दोस्तों 3 ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। इसका सही जवाब क्या है? अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध था परमानेंट सेटलमेंट से, ठीक है, उनका संबंध इससे नहीं था। एंड इसका सही आंसर हो जाएगा सी। एंड दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है एनसीईआरटी क्लास 8 से। इसमें पूरा सिस्टम समझाया हुआ है दोस्तों, आप देखिए मुनरो सिस्टम। एंड इसमें कैप्टन अलेक्जेंडर रीड शामिल थे एंड थॉमस मुनरो का इसमें योगदान था। तो दोस्तों एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा गया है कि द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929, व्यापार विवाद अधिनियम, ठीक है, 1929 का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो दोस्तों इस एक्ट में ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया था, स्ट्राइक्स को बैन किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। एंड दोस्तों अगर आपको इस एक्ट के बारे में पढ़ना है तो आप इस स्लाइड को पॉज कीजिए और इसको देखिए, मैंने काफी डिटेल में इसको समझाया है। एंड दोस्तों इसका सोर्स क्या है? स्पेक्ट्रम। दोस्तों मॉडर्न इंडिया के लिए सिंगल सोर्स स्पेक्ट्रम, आपको सारी चीजें वहां मिल जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि फैक्ट्री एक्ट 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow the worker to form trade union. And second statement क्या है? एनएम लोखंडे was a pioneer in organizing the labor movement in British India. दोस्तों ये पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर है बी। एंड दोस्तों इसमें पूछा यह गया है कि जो 1881 का फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था उसमें औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। एंड एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। दोस्तों अगर आपने स्पेक्ट्रम सही से पढ़ी है तो 1881 के जो फैक्ट्री एक्ट में केवल यह बताया गया था कि चिल्ड्रंस की उम्र क्या होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, उनका वर्किंग आवर कितना होना चाहिए, ठीक है, उनको 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा क्या। तो दोस्तों इस तरह की बातें की गई थी, इस पर उनका वेजेस को फिक्स नहीं किया गया था, ठीक है दोस्तों। एंड दोस्तों एनएम लोखंडे आप जानते हैं कि पायनियर थे लेबर मूवमेंट के, इस तरह कोई दो राय है ही नहीं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि he wrote biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji and Sri Krishna, stayed in America for some time and was also elected to the Central Assembly. वो शख्स कौन था जिसने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी? वे अमेरिका में भी कुछ समय तक रहे एंड केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। दोस्तों ये पूछा जा रहा है लाला लाजपत राय के बारे में। दोस्तों ये भी एक बाउंसर क्वेश्चन है क्योंकि ये कहीं नहीं दिया हुआ है, जो हमारे ट्रेडिशनल रिसोर्सेज हैं वहां पे चीज को मेंशन नहीं किया गया है। एंड दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो इस बारे में तो इस स्लाइड को पॉज कीजिए, यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वुड्स डिस्पैच के लेके और 3 स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा सही है। दोस्तों आप जानते हैं कि 1854 में चार्ल्स वुड ने भारत में एजुकेशन सिस्टम के लिए ये एक प्रपोजल दिया था जिसको वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इसमें दोस्तों 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि ग्रांट इन एड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। दोस्तों ये सही जवाब है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वाज रिकमेंडेड, ये भी सही है। एंड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि केवल हायर लेवल पे इंग्लिश को यूज किया जाएगा, ऐसा इसमें प्रपोज किया गया था। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। एंड दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है आपके स्पेक्ट्रम से। इस स्लाइड को आप पॉज कीजिए दोस्तों, इसमें सारे प्रपोजल्स मैंने मेंशन किए हैं। 1854 में चार्ल्स वुड ने प्रिपेयर किया था, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी बोला जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, इसमें 3 फेस्टिवल दिए गए हैं और उनसे संबंधित स्टेट के बारे में उनको मैच करना है। दोस्तों सबसे पहला है कि चापचरकुट फेस्टिवल मिजोरम। दोस्तों ये सही है, ये मिजोरम में ही मनाया जाता है। सेकंड ऑप्शन क्या है? खोमजम परबा, ये मणिपुर का ही है, ये भी सही है। एंड थर्ड है थंगटा डांस। दोस्तों ये सिक्किम में, ये भी मणिपुर से ही संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 ओनली। एंड दोस्तों ये आपको मिलेगा नितिन सिंघानिया में, वहां पे ये फेस्टिवल्स के बारे में डिटेल में दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें पूछा गया कि इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 रेजिडोरी पावर्स वर गिवन टू द, मतलब भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है लक्ष्मीकांत से, ठीक है, लक्ष्मीकांत में भी दिया गया है, एनसीईआरटी में भी है,
एंड ये आपका स्पेक्ट्रम में भी दिया गया, इसका आंसर क्या है? गवर्नर जनरल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो बनी ठनी पेंटिंग्स है वो किस स्कूल से संबंधित है। दोस्तों ये भी नितिन सिंघानिया से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर है किशनगढ़ स्कूल, ये राजस्थान में है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चार स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कि कौन सा सही है। मोस्ट ऑफ द त्यागराजा कृतिज आर डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मतलब जो राजा के मैक्सिमम जो सॉन्ग्स थे वो भगवान कृष्ण के प्रशंसा में लिखे गए थे। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि वो भगवान राम के लिए अपने सॉन्ग्स लिखते थे। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड है कि त्यागराजा क्रिएटेड सेवरल न्यू रागा। दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा बताया गया कि अन्नामाचार्य एंड त्यागराजा दे आर कंटेम्पररीज, मतलब वो समकालीन है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि त्यागराजा 18th सेंचुरी के से बिलोंग करते थे एंड अन्नामाचार्य ये 15th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। फोर्थ स्टेटमेंट दिया गया है कि अन्नामाचार्य कीर्तनाज आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा। जी हाँ दोस्तों ये भी सही है, ये लॉर्ड विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि त्यागराजा बहुत फेमस है, बहुत फेमस थे। ये एक तमिल संत थे एंड दोस्तों हमारे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस स्लाइड को आप पॉज कीजिए, यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है। दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें पूछा गया है कि आफ्टर द संथल अपराइजिंग सबसाइडेड, संथल विद्रोह जब शांत हो गया तो उसके बाद कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया कि द टेरिटरीज कॉल्ड संथल परगनास वर क्रिएटेड। दोस्तों ये सही स्टेटमेंट है। एंड इट बिकेम इलीगल फॉर ए संथल टू ट्रांसफर लैंड टू ए नॉन संथल। दोस्तों ये भी सही स्टेटमेंट है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको मिल जाएगा स्पेक्ट्रम में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। एंड दोस्तों इसमें पूछा गया कि संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया था एंड किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। दोस्तों दोनों ऑप्शन सही है। दोस्तों संथाल रिवोल्ट कब हुई थी? 1855-1856 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 38, इसमें पूछा गया है कि इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वाज। 19वीं सेंचुरी में आर्थिक तौर पर भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। चार ऑप्शन दिए गए। पहला, इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, मतलब जो भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि हो गई थी। दोस्तों ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो गए थे। तो दोस्तों ये तो गलत हो गया। सेकेंड है कि ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्री। दोस्तों ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये तो घट गए थे, विदेशी भारत में बहुत सारे आ गए थे। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया कि अर्बन पॉपुलेशन, मतलब शहरी जनसंख्या में बहुत रैपिड इंक्रीज हुआ था। दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि उद्योग तो तबाह हो गए थे, तो अर्बन पॉपुलेशन सब गांव में आ गई थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी ही सही होगा, और वो वास्तव में सही भी है, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। दोस्तों आप जानते हैं कि भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण हो गया था। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी वर। मतलब 8वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ कौन से थे, मतलब स्टेपल कमोडिटी। दोस्तों आप जानते हैं कि बंगाल क्यों फेमस था, वहां पे कॉटन था, ठीक है, वहां पे सिल्क था। तो दोस्तों ये जहां भी आपको मिलेगा ऑप्शन वो सही मार दो आप। दोस्तों ये केवल एक में ही दिया गया है, ऑप्शन डी। एंड दोस्तों ये आपको एनसीईआरटी, जो 12th की एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है। और दोस्तों अगर आपको पता भी ना तब भी आप इसको कॉमन सेंस से आप इसको सही कर सकते हो। दोस्तों मतलब कपास, रेशम, शोरा एंड अफीम इसका निर्यात होता था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें पूछा गया है कि which one of the following is a very significant aspect of the चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह आप जानते हैं कि 1917 में, एंड इसके थ्रू गांधी जी की भारतीय राजनीति में एंट्री हुई थी। एंड दोस्तों इसका सबसे सिग्निफिकेंट इसका एक पहलू क्या था कि इस सत्याग्रह से जो किसान थे वो भारतीय आंदोलन से जुड़ गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है दोस्तों। एंड अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की, जिसमें पूछा गया है कि 1948 में जो हिंद मजदूर सभा बनाई गई थी उसके संस्थापक कौन थे। दोस्तों इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ऑप्शन डी। एंड दोस्तों ये कहीं नहीं दिया हुआ, ये एक बाउंसर ही है, ठीक है।
एंड ऐसे क्वेश्चंस आपको कभी कभी देखने को मिलेंगे हिस्ट्री में, तो दोस्तों इनसे घबराना नहीं है। अशोक मेहता, टीएस रामानुजम एंड जीजी मेहता ने 1948 में हिंद मजदूर सभा बनाई थी। दोस्तों इसमें बहुत सारे लोग और भी शामिल थे, जैसे कि आर एस रुईकर, मनी बंकारा, आर के खेड़ीकर, तो दोस्तों काफी सारे लोग हैं। तो दोस्तों ये एक बाउंसर क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि which reference to the religious practices in India the स्थानकवासी sect belongs to, मतलब स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है। दोस्तों इसका आंसर क्या है, जैनिज्म। ये जैन धर्म से संबंधित है। एंड दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मिलेगा नितिन सिंघानिया में, वहां पे ये दिया गया है। तो दोस्तों ये भी एक अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे आर्ट कल्चर से रिलेटेड। दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के लेक्चर का, जिसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा सही है। पहला, व्हाइट मार्बल वाज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बुलंद दरवाजा एंड कनखा एट फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा एंड कानखा बनाया गया है उसमें व्हाइट मार्बल का यूज किया गया है। दोस्तों आप जानते हैं कि ये अकबर के द्वारा बनाया गया था एंड व्हाइट मार्बल का यूज होता था। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट तो सही है। इसमें दोस्तों रेड सैंडस्टोन भी यूज हुआ है, व्हाइट मार्बल भी यूज हुआ है। एंड सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है कि रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज्ड इन मेकिंग बड़ा इमामबाड़ा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ। तो दोस्तों लखनऊ में जो बड़ा इमामबाड़ा है एंड रूमी दरवाजा, उसमें मार्बल एंड रेड सैंडस्टोन का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों ये स्ट्रक्चर काफी इकोनॉमिक डिजाइन किया गया था, क्योंकि उस समय वहां के नवाबों की जो फाइनेंशियल स्थिति थी वो सही नहीं थी, तो इसमें केवल ब्रिक्स एंड लाइम का यूज किया गया था। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। तो दोस्तों ये भी एक बाउंसर ही है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए। एंड दोस्तों अगर आप डिटेल में इसका आंसर देखना चाहते हैं तो आप इस स्लाइड को पॉज कीजिए, यहाँ पे मैंने डिटेल में बता दिया गया है। तो दोस्तों ये हमारे हिस्ट्री सेक्शन का पहला पार्ट है। दूसरा वीडियो भी हम जल्द ही रिलीज करेंगे। एंड दोस्तों आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, आप ये समझ पाए होंगे कि हमें एनसीईआरटी और दूसरी बुक्स किस तरह से पढ़नी है, क्योंकि दोस्तों काफी डीप में हमें पढ़ाई करनी होगी। एंड दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है या आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। एंड दोस्तों इस पूरे वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, गुड बाय।